बहुत आगे की सोच है। यानी ये यूँ समझ लो कि दुनिया कहते हैं कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो बेकार को भी करामत बना लेते हैं। यानी बेकार थी ना चीज़, जो समझ लो कि मुसीबत थी एक तरह से हमारी नज़र में। अच्छा, एक चीज़ है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था। एक तो पूरे शहर का। अस्सलाम वालेकुम, आप शुरू करो आज ज़रा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ हैं। कौन? अब बताओ ना अपने बारे में। आप बताओ। तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक न्याजी। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। इनको मिलते हैं 10 में से 10 मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे मिलते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है वाई गुजरात इज़ बेटर देन दिल्ली। गुजरात एक प्रोविंस सूबा है, दिल्ली एक स्टेट है। देखते हैं इस वीडियो में क्या है कि दोनों की इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरात ने काफ़ी तरक्की की है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है दिल्ली का मैप और ये है अहमदाबाद का मैप। इन दोनों ही सिटीज के बीचों बीच से एक रिवर बहती है, लेकिन इन दोनों ही रिवर्स के रिवर बेड की हालत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये है यमुना का रिवर बेड। जी में कोई गंदा पानी नहीं है। The composition of the liquid has changed. It doesn't have any properties of water left. और ये है साबरमती का रिवर। 2014 में पीएम मोदी शी जिनपिंग को यहाँ पर लेकर गए थे, लेकिन यमुना के रिवर बेड में कोई वर्ल्ड लीडर तो छोड़ो, देश के अंदर का टूरिस्ट तक जाना पसंद नहीं करता है। पिछले 20 सालों में साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद का सबसे एम्बिशियस अर्बन प्लानिंग प्रोजेक्ट रहा है। लेकिन इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के बारे में जितनी बात मीडिया में होनी चाहिए थी, उतनी होती नहीं है। और ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रिवर फ्रंट पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। और इसीलिए आज मैं साबरमती रिवर फ्रंट पे आया हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसे इन्होंने इस जगह को भारत में एक वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन बना के रख दिया है। तो आओ एक बार डिटेल में इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। साबरमती नदी अहमदाबाद के बिल्कुल बीचों बीच बहती है। 10-15 साल पहले इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूं, यहां पर कूड़े कचरे के ढेर हुआ करते थे। यहाँ पर इलीगल स्लम्स बनी हुई थी और पूरे शहर का नाला यहाँ पर बहा करता था। हालत ऐसी थी कि ये रिवर बेड नहीं बल्कि डेंगू मलेरिया का हॉट बेड बन चुका था। लेकिन आज ये 11 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट अहमदाबाद का ही नहीं, पूरे गुजरात और इवन पूरे भारत के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इस रिवर फ्रंट पे आज है पार्क्स, गार्डन, इवेंट सेंटर, होटल्स और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ और इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझने के लिए आपको साबरमती रिवर और अहमदाबाद का रिश्ता समझना पड़ेगा। आज का नहीं बल्कि इतिहास का रिश्ता। हम चलते हैं साल 1411 में, जब अहमद शाह ने साबरमती रिवर के किनारे की सिटी को नाम दिया अहमदाबाद। लेकिन इस सिटी बनाना अहमद शाह के लिए इतना आसान नहीं था। यहाँ पर जंगल हुआ करते थे और वहाँ रहते थे मानिक नाथ बाबा। इन बाबा को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ से सिटी बनाई जा रही है। तो मानिक नाथ बाबा ने अहमद शाह को सुझाव दिया कि रिवर का जो रुख है वो थोड़ा सा मोड़ दिया जाए ताकि उनके घर के ऊपर से सिटी ना बन सके। ये बाबा जी की जब डेथ हुई तो उनकी समाधि बनाई गई और इस जगह को नाम दिया गया मानिक चौक। आज जितने भी अहमदाबादी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबको इस फेमस चौक के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और यही साबरमती रिवर है जिसके किनारे गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था। वैसे आप ह्यूमन सिविलाइजेशन को देखेंगे, हर एक बड़ी सिविलाइजेशन किसी बड़ी नदी के किनारे ही बनती है। जो पूरे गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो गंगा जी की वजह से निकल के आए। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडस रिवर की वजह से ही बनी थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील रिवर की वजह से निकली थी। और इसी तरह से अहमदाबाद की पूरी सिटी के डेवलपमेंट के पीछे साबरमती रिवर शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती आई है। और धीरे धीरे इसी नदी के किनारे से अहमदाबाद सिटी बड़ी होती चली गई। जैसे जैसे सिटी बड़ी हो रही थी, उसका नदी के साथ रिश्ता बदलता जा रहा था। अब साबरमती रिवर में शहर के गंदे नाले बहाए जाने लगे। इसके किनारे स्लम्स डेवलप होनी शुरू हो गई। जिन किनारों पर कभी खेती हुआ करती थी, वहां पर कूड़े के ढेर जमा होने लगे और स्लम्स और इलीगल सेटलमेंट का एक अंबार लगने लगा, जो मॉनसून में काफी वल्नरेबल बन जाती थी। जैसे जैसे सिटी बड़ी होती जा रही थी, नदी सिमटती जा रही थी। साबरमती की हालत देख रहे थे अहमदाबाद में रहने वाले एक फ्रेंच आर्किटेक्ट बर्नार्ड कोन। ये गवर्नमेंट को जाकर एक प्रपोजल सबमिट करते हैं 1990s में कि इस रिवर के रिवर फ्रंट पर एक प्रोजेक्ट डेवलप होना चाहिए। उस टाइम की गुजरात सरकार ने इस पर कुछ स्टडीज कंडक्ट करवाई। उन्हें पता चला कि आइडिया फीजिबल है,
लेकिन फिर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और इस नदी को इसी तरह से बर्बाद होने दिया जैसे अभी दिल्ली के अंदर यमुना नदी बर्बाद हो रही है। 1997 आते आते कुछ सरकारी लोगों की अकल थोड़ी सी ठिकाने पर आई और तब उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया और फाइनली 2005 में जाकर इस रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के 3 ही बड़े ऑब्जेक्टिव थे कि एक तो एनवायरमेंट को बचाना है, दूसरे जो बाकी जो स्लम्स में लोग रहते हैं उनका सोशल अपलिफ्टमेंट करना है और जो डेवलपमेंट हो वो पूरी तरह से सस्टेनेबल होना चाहिए। भारत के अंदर किसी भी बड़ी रिवर को देखो, हम उसकी पूजा जरूर करते हैं लेकिन हमारा सारा ड्रेनेज, सारे नाली और नाले का जो पानी है वो उसी नदी में बहाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इन्होंने लिया कि जितने भी नाले वगैरह नदी में जा रहे थे उनको डाइवर्ट किया जाए। पूरे 11 किलोमीटर के स्ट्रेच में ऐसे 38 पॉइंट्स थे जिनसे नाले नदी में एंटर करते थे, उनको डाइवर्ट करके इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ भेजा। इस पूरी रिवर में ऐसी बहुत सारी मशीनें बिठाई गई जो तैरते हुए कचरे को पकड़ सके और रिवर को कंटिन्यूअसली साफ किया जा सके। अब शहर से नदी के अंदर जाते हुए नाले को रोका जा चुका था, लेकिन जब नदी में बाढ़ आती थी तो सारा पानी शहर में फैल के तबाही मचा देता था और इसके लिए इन्होंने 10 मीटर से भी लंबी डायाफ्राम वॉल्स बनाई पूरे नदी के किनारे किनारे, ताकि कभी भी बाढ़ की सिचुएशन में यहाँ का पानी शहर में एंटर ना कर सके। अब साबरमती रिवर की एक और खास बात है, ये गंगा यमुना की तरह हिमालय से नहीं निकलती, ये अरावली रेंज के पहाड़ों से निकलती है। इसीलिए अगर बारिश ना हो तो नदी में पानी कम होने लगता है और नदी में पानी कम हुआ तो ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाता है और ना ही यहाँ पर कोई वाटर एक्टिविटीज हो पाती हैं। तो ये एक अगली बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको इस प्रोजेक्ट ने सॉल्व करने की कोशिश करी। अब यहाँ पर इन्होंने डैम और बराज का एक कॉम्बिनेशन यूज करा। अहमदाबाद के थोड़ा सा ऊपर है नर्मदा डैम और इसके थोड़ा नीचे है वसना बराज। तो नर्मदा डैम से पानी छोड़ते हैं जो साबरमती रिवर में आता है और नीचे बराज से इस पानी में रोक लगा देते हैं ताकि ये पानी यहीं पर बना रहे। और इसी रिवर फ्रंट में इन्होंने बनाया एक फ्लावर पार्क। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि ऐसी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स थी जो यहाँ पर आना ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी थी। जब ये फ्लावर पार्क डेवलप हुआ, कचरा यहाँ से हटा, तो वापस से सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी अब यहाँ पर आना शुरू कर चुकी हैं। जिस जमीन को रिक्लेम करके सरकार ने फ्लावर पार्क बनाया है, यहाँ पर एक टाइम पर इलीगल स्लम्स हुआ करती थी। जब नदी में पानी बढ़ता था तो स्लम में सारा पानी घुस जाता था, यहाँ के लोगों की जान खतरे में आती थी, डेंगू मलेरिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। सरकार ने सारी जमीन वापस रिक्लेम कर ली और यहाँ पर रहने वालों के लिए 10,000 घर बनाकर उन्हें वहां पर शिफ्ट कर दिया। तो स्लम में रहने वालों की लाइफ भी सिक्योर हो गई, जमीन सरकार के पास आ गई, यहाँ पे फ्लावर पार्क बन गया और अब माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर वापस आ चुकी हैं। सो इट इज ट्रूली अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड इन दिस एंटायर प्रोजेक्ट। ऐसा ही कुछ हमें दिल्ली के अंदर यमुना रिवर में भी करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली शायद वहां की सरकार या तो इसे देख नहीं पा रही है या फिर देखकर कुछ सीखना नहीं चाहती। इसी रिवर फ्रंट पे 2 और चीजें होती थी। कुछ धोबी लोग आके कपड़े धोते थे और एक रविवारी मार्केट लगती थी हर संडे के दिन। अब ये सारी चीजें इनफॉर्मली ऑपरेट हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसको फॉर्मलाइज कर दिया। यहाँ पे इन्होंने धोबी लोगों के लिए एक प्रॉपर लॉन्ड्री कैंपस बना दिया है और एक प्रॉपर मार्केट भी एस्टेब्लिश कर दिया है जहां पर लोकल लोग आके अपनी दुकानें लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले ऑपरेशन चल रहे थे वो पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं किए गए, बस उनको फॉर्मली एक ऑर्गेनाइज तरीके से रीएस्टैब्लिश कर दिया गया है। अब इस पूरे 11 किलोमीटर के स्ट्रेच को ध्यान से देखो, यहाँ 2 लेवल पर प्रोमेनेड्स बने हुए हैं। प्रोमेनेड्स का मतलब होता है कि समंदर के किनारे के जो वॉकवेज होते हैं। अब यहाँ पर 2 लेवल इसके इसलिए क्योंकि जो नीचे वाला लेवल है वो साइक्लिस्ट और पेडेस्ट्रियंस के लिए रिजर्व है। आप यहाँ पे जाके साइकिल रेंट कर सकते हो, चला सकते हो। और जो ऊपर वाला लेवल है यहाँ पर इवेंट एरिया, गार्डन, प्लाजा, वॉशरूम, ये सारी चीजें बनी हुई है। कोई इवेंट वगैरह होता है तो उसे यहीं पर ही रखा जाता है ताकि इकोनॉमिक और लीजर एक्टिविटीज दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सके। तो स्लम में रहने वाले लोगों को अपने मकान मिल गए, मार्केट और लॉन्ड्री कम्युनिटी भी डिस्टर्ब नहीं हुई, यहाँ पर लीजर एक्टिविटीज भी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो रही है, माइग्रेटरी बर्ड्स वापस आ गई है, फ्लावर पार्क बना हुआ है, नदी में कोई नाला नहीं गिर रहा है और नदी का पानी बारिश के टाइम पर शहर में भी वापस नहीं घुस रहा है। तो एक तरह से ये 100% एनवायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया हुआ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर एनवायरमेंट भी सिक्योर हो रहा है और सोशल अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है। सरकार ने यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा कि प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो इसी प्रोजेक्ट की लैंड से निकल कर आ जाए। 14% लैंड को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। अब पूरे सिटी के बीचों बीच का एक प्राइम लैंड है, तो यहाँ पर कोई भी इंसान खरीद के कुछ भी बना सकता है। बस सरकार की तरफ से 2-4 रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना होगा। अब सरकार को जो इस लैंड के सेल से पैसा मिला वो पैसा इनफ था बाकी पूरे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए और इसीलिए इसे सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल बोला जा रहा है। अहमदाबाद का ये साबरमती प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से पूरे देश के लिए एक एग्जांपल बन सकता है। दिल्ली के पास भी 48 किलोमीटर का यमुना जी का स्ट्रेच है, लेकिन इस पूरे स्ट्रेच में 2% एरिया पड़ता है वजीराबाद से ओखला के बीच में और इसी 2% एरिया की वजह से पूरे यमुना में 76% पोल्यूशन आज के दिन में हो रहा है। सरकार अगर साबरमती रिवर फ्रंट से कुछ लेसन ले ले और इस पोल्यूशन को कम करके यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू कर दे तो मेरे हिसाब से ये पूरी दिल्ली और पूरे देश के लिए एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट बन सकता है।
दिल्ली के एलजी ने इनफैक्ट यमुना रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह डेवलप करने के लिए बात भी की थी, लेकिन अभी आपको पता ही है एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में कितने टसल चलते रहते हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। अब ये जो साबरमती रिवर फ्रंट है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उस मॉडल के बारे में जिसकी बात पूरे देश में होती रहती है और शायद 2014 से तो ऑलमोस्ट हर इंसान की जबान पे इसकी बात आती है। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात मॉडल के बारे में, क्योंकि अगर ध्यान से सोचो तो देश के पीएम की पॉपुलैरिटी के पीछे गुजरात मॉडल सबसे बड़ा रीजन था। अभी मैं ओडू के इवेंट के लिए गांधीनगर गया था, वहां पास में मैंने जाकर गिफ्ट सिटी देखी। गिफ्ट सिटी अपने आप में गुजरात मॉडल का एक नया एग्जाम्पल है। यहाँ पर टैक्स में जो रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं और जिस तरह से फाइनेंस और टेक वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं और अपने अपने ऑफिस सेटअप कर रही हैं, ये अगले 4-5 साल में आप इसका इंपैक्ट देखोगे। इसे आप सिंगापुर की तरफ भारत के एक जवाब की तरह देख सकते हो और डेफिनेटली गुजरात की तरफ से पूरे भारत के लिए ये एक गिफ्ट की तरह ही होने वाला है। और गुजरात में चाहे सूरत चले जाओ, चाहे गांधीनगर या फिर अहमदाबाद में आप आकर देखो, एक चीज आप बहुत ध्यान से नोटिस करोगे, कोई इंसान जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ज्यादातर लोग अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। मैं मार्केट में जाकर लोगों की ब्रांड नेम देखता हूँ, आपको बाकी किसी सिटी में ज्यादातर जो नाम है वो फॉरेन ब्रांड्स के दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर गुजरात के अंदर हर रेस्टोरेंट, हर कपड़े की दुकान अपने आप में एक ब्रांड की तरह ऑपरेट करती है। यहाँ की छोटी छोटी कंपनीज ने अपने आप को एक बड़े ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश किया है। यहाँ पर लोकल रेस्टोरेंट, फास्ट फूड चेन, कपड़ों की कंपनीज, हर एक चीज के शोरूम में आप जाकर देखोगे, ऐसा लगेगा कि आप किसी ग्लोबल ब्रांड की बड़ी सी फ्रेंचाइजी वाले चेन में आ गए हो। और यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अहमदाबाद को बहुत स्पेशल बनाता है। अगर हम इस रिवर फ्रंट वाले प्रोजेक्ट से हट के थोड़ा अहमदाबाद को लार्जली देखें तो डेलॉय और नैसकॉम की एक रिपोर्ट निकल के आई थी। इसमें बताया गया कि अहमदाबाद कैसे एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का हब बन के निकल रहा है और कुछ लोगों के हिसाब से अहमदाबाद भारत की नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बन सकता है। वैसे अभी बेंगलुरु इसमें काफी आगे दिखाई देता है, लेकिन जिस तरह से वहां के कुछ यूजलेस पॉलिटिशियंस लैंग्वेज वाले इशू को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी कंपनीज यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। कुछ पुणे जाएंगी, कुछ हैदराबाद जाएंगी और बहुत सारी कंपनीज अहमदाबाद भी आ सकती है, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ की भी अलग है। लेकिन एक भी गुजराती इंसान ऐसा नहीं मिलता है जो अगर आप हिंदी में बात करो तो आपको जवाब ना दे, या फिर ऑटो के पीछे ये लिख के घूम रहा हो कि ये बाहर के लोग यहाँ से चले जाओ, हमारी लैंग्वेज सीखो। उल्टा यहाँ के लोग बहुत ज्यादा वेलकमिंग है, आपकी लैंग्वेज में आपसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनको बिजनेस से काफी ज्यादा लगाव है। तो इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, कहां से आ रहे हो। अगर आप इनके साथ बिजनेस करना चाहते हो तो बड़े खुशी खुशी आपके साथ ही बिजनेस करने को तैयार हो जाते हैं। और अहमदाबाद के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक तरह से वर्ल्ड क्लास है। सड़कें एकदम बड़ी बड़ी आपको दिखेंगी, ट्रैफिक कम दिखेगा, सारे के सारे जो यूटिलिटीज हैं वो प्रॉपरली ऑपरेटेड हैं, लाइट्स वगैरह कभी भी नहीं जाती हैं। और ये चीज अहमदाबाद में भी है, गांधीनगर में भी है और भी बड़ी बड़ी जो गुजरात की सिटीज हैं उसमें आप ऑब्जर्व करोगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बिजनेस है वो बहुत सालों से चला आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज आपको दिख जाएंगी जिन्होंने कभी जॉब नहीं करी, उनके 4-5 पुश्तों से सिर्फ बिजनेस ही करते आ रहे हैं। और उसमें भी जो टेक्सटाइल का बिजनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक बांग्लादेश क्या था, हमसे बहुत टेक्सटाइल में आगे जा रहा था, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश सेल्फ एक्सप्लोड कर चुका है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो टेक्सटाइल का बिजनेस काफी बड़े लेवल पर भारत में आने वाला है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, लुधियाना, चेन्नई ऐसी कई बड़ी बड़ी सिटीज हैं जो इस टेक्सटाइल के बिजनेस को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेंगी। और इस टेक्सटाइल के बिजनेस में अहमदाबाद का नाम बड़ा पुराना रहा है। 1861 में यहाँ पर पहली टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हुई थी और देखते ही देखते 1934 तक अहमदाबाद में 74 टेक्सटाइल मिल्स ऑपरेट कर रही थी। यहाँ पर टेक्सटाइल का काम इतने बड़े लेवल पर हो रहा था कि इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा था। मैनचेस्टर वो यूनाइटेड किंगडम की सिटी है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का काम उस टाइम पे होता था। और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से भारत का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद में ही सेटअप किया गया था। 1990s में मानेक चौक पर यह बिल्डिंग बनाई गई थी, जो आज अहमदाबाद के एक हेरिटेज वॉक्स का एक हिस्सा बन चुकी है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो अहमदाबाद से निकल के आए, लेकिन शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। वॉशिंग पाउडर निरमा, इसकी स्टोरी मैंने सेकंड चैनल पे एक बार आपको सुनाई थी, वो भी अहमदाबाद का ही ब्रांड है। जो गर्मियों में आप रसना पीते हो, ये भी अहमदाबाद का ब्रांड है। वाघ बकरी चाय का एड आपने बहुत देखा होगा, ये भी अहमदाबाद का ही ब्रांड है। और वाडीलाल की आइसक्रीम तो जाने कितने लोगों ने खाई होगी, ये भी अहमदाबाद का ही ब्रांड है। और इनकी सबसे फेमस है कसाटा आइसक्रीम, जो मेरी भी पर्सनल फेवरेट है। और कहीं पर भी लोकल लेवल पे बिजनेस तभी फ्लरिश कर सकता है जब सरकार उसमें सपोर्ट करे। वेस्ट बंगाल के अंदर टाटा अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन नहीं लगाने दी गई। ममता बनर्जी जी ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट करा कि टाटा को वेस्ट बंगाल छोड़ना पड़ा, और छोड़ के वो कहां पहुंचे, सीधे गुजरात के अंदर। और यहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी। जो इतना बड़ा बिजनेस, इतना सारा एम्प्लॉयमेंट बंगाल में जनरेट हो सकता था, वो सारी अपॉर्चुनिटी बंगाल ने पॉलिटिक्स की वजह से गंवा दी। और इसका सारा का सारा फायदा मिला गुजरात में रहने वाले लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे
उन्होंने थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचा और ये देखा कि फ्यूचर में जब कार का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे यहाँ के लोगों को ही तो जॉब मिलेगी। यहाँ पर गुजरात सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा टैक्स पे छूट दी जाती है कंपनीज को, और जो गिफ्ट सिटी बन रही है उसके अंदर जो टैक्स की छूट मिलने वाली है वो तो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो अगर आप किसी बड़ी सिटी से कंपेयर करो जैसे हैदराबाद से, तो 30 से 40% कम पड़ती है। इसीलिए आपने बड़े बड़े कंपनीज के नाम सुने होंगे जो गिफ्ट सिटी के अंदर अपना ऑफिस सेटअप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि आपको कहां पे बिजनेस करने में आसानी होगी, और ये सारी चीजें मिलके गुजरात के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से इस पूरी रैंकिंग में गुजरात की पोजीशन काफी ऊपर रहती है। और अहमदाबाद की तीसरी सबसे स्पेशल बात है यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफी कम रहती है, लेकिन उस कम कॉस्ट में जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी बड़ी सिटी के कंपैरिजन में काफी अच्छे लेवल पे डेवलप्ड है। इसी चीज को आप गुड़गांव से कंपेयर करके देखो। डीएलएफ कैमेलियाज में 30-40 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं, और उसके बाहर की जो गोल्फ कोर्स रोड है, आधे घंटे की बारिश में वहां पर पानी भर जाता है। जितने बड़े बड़े सीईओज इस डीएलएफ कैमेलियाज में रहते हैं उनकी बीएमडब्ल्यूज उसी पानी में खड़ी रहती हैं। तो इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद उन्हें वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल पा रही जो अहमदाबाद में इतने कम खर्चे में लोग इजीली अफोर्ड कर पा रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आप नवंबर से फरवरी के टाइम पर कभी भी एंटर कर जाओ तो आपको बहुत सारा स्मॉग देखने को मिलता है। आंख जलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और जो एस्थमा के मरीज हैं वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और ये सारे पोल्यूशन की जो दिक्कतें हैं वो अहमदाबाद के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और यहाँ पर क्राइम रेट भी काफी कम है। इनफैक्ट विमेन के लिए अहमदाबाद को वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज में कंसीडर किया जाता है। बाकी ये तो है ही लाजवाब। यहाँ पर आप खाखरा, फाफड़ा, सेव, नमकीन जो मर्जी खाओ, इतना टेस्टी लगता है। और रोड साइड आप किसी भी दुकान से खरीद दो, 10-20 रुपए के खर्चे में आपको ऐसा लगेगा कि 5 स्टार का टेस्ट आपकी जबान पे आ रहा है। मेरे तो मुंह में देखो पानी आ रहा है, तो मैं तो अभी से खाने वाला हूँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे जनाब। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, भैया ने बहुत ही खूबसूरत और साधारण तरीके से, हंस क्यों रही है मुझे पता बड़े खूबसूरत, असल में हमने बहुत जज्बे के साथ बोल लिया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ दोबारा बोलना पड़ रहा, तो हंस रही है। खैर होता है, जिंदगी है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती छोटी है। बात है। शाहरुख खान का डायलॉग है, हाँ। फेमस डायलॉग है। सो खैर चले दोबारा बोल लेते हैं। दोबारा बोले तो मसला नहीं कोई है। मसला नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो फिर हंस रही। खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से उस एक नदी को, जो गंदगी थी, जो यूँ समझ लो कि पोल्यूशन था, बीमारियों का गढ़ था, उसको खूबसूरती में कन्वर्ट कर दिया। और कह रहे हैं, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे परिंदे किसी ज़माने में आते थे, नदी थी, दरख्त थे, अब वो दोबारा परिंदे भी अब आने लग गए हैं। और ज़्यादातर ऐसे मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ये देखा कि अगर प्रोजेक्ट बनते हैं तो आसपास जो घर होते हैं उनको सफाया कर दिया जाता है, उनको बेघर कर दिया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पर इन लोगों ने उनको अच्छी सोसाइटियाँ सोसाइटी दी, अच्छा इन्वायरमेंट मिला उनको। मतलब जिस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे थे तो बहुत ही एम्बैरेस फील हो रहा था। हमें खुद भी देखकर हो रहा था कि यार इतनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे थे, बारिशों में पानी आ जाता, पानी आ जाए, मलेरिया, मच्छर, गंदगी, बीमारियाँ, तो उससे उनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला। एक तो पहली बात ये कि नदी भी साफ़ हो गई, सही नीट एंड क्लीन हो गई। उसके बाद उन लोगों को अच्छी ज़िंदगी मिली। तो दोनों काम बहुत अच्छे हो गए। अच्छा, जो वहाँ पे कह रहे हैं धोबी होते थे, वो कपड़े धोते थे, हाँ। उनका भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से, उनको भी लॉन्ड्री आप हाँ। बना कर दी। मतलब बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायर करा है मोदी जी ने, तो इसलिए फ़ैन है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई वाकई मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े विजनरी शख्सियत हैं। यानी इनकी जो सोच है ना, ये बहुत आगे की सोच है। यानी ये यूँ समझ लो कि दुनिया कहते हैं कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो बेकार को भी करामत बना लेते हैं। यानी बेकार थी ना चीज़, जो समझ लो कि मुसीबत थी एक तरह से हमारी नज़र में। अच्छा, एक चीज़ है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था। एक तो पूरे शहर का सीवरेज आ रहा था, फिर उसके बाद ये दरिया, मतलब नदी जो थी, दरिया था, इसमें बारिश का पानी होता था तो पानी होता था, वरना नहीं होता था। तो डैम के ज़रिए से उसको भी फील किया गया। फिर उसको कचरा कितने अरसे में साफ़ हुआ होगा। ये काम आसान नहीं है, इस काम में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप इरादा तो करें, आप करना तो शुरू करें। दिल्ली के बारे में भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की जो यमुना नदी है उसको भी इस मॉडल के हिसाब से काम करना चाहिए ताकि उसकी भी खूबसूरती हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ। अच्छा, फिर मोदी जी के बारे में अच्छा एक और मिसाल दूँ कि गुजरात में एक नमक का रेगिस्तान है।
यानी नमक है और वाइट कलर का है, प्रॉपर वाइट। वहाँ पे वहाँ के लोग खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो नमक है ना। बिल्कुल। तो कहते हैं कि वहाँ पर मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया टेंट सिटी। टेंट सिटी में बाकायदा उसकी प्रमोशन हुई। वहाँ पे टेंट सिटी में लोग आते हैं, रहते हैं और उस नमक के रेगिस्तान को देखते हैं। अच्छा, नमक का रेगिस्तान एक यूनिक चीज़ है ना, कहीं भी नहीं है। ऐसा ही है। तो वो पूरा रेगिस्तान है और नमक का। तो कहते हैं कि जब चांद की प्रॉपर रोशनी उस पर पड़ती है ना तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, एक अलग ही व्यू देता है। तो दुनिया वहाँ से देखने आती है। तो लोग कहते हैं कि यार ये हमारे लिए एक ज़मीन बेकार थी, अब हमारे लिए मिठाई हो गई है। वो अपनी लैंग्वेज में कह रहे थे कि अब ये हमारे लिए मिठाई है। तो मोदी जी विजनरी, यानी कि आउट ऑफ बॉक्स सोचना और हट के सोचना, अपने आसपास के माहौल से किस तरीके से बेनिफिट किया जा सकता है, किस तरीके से फ़ायदा लिया जा सकता है, अगर ये सीखो तो बंदा इंडियन से सीखे, यकीन करें। बिल्कुल। मतलब ये अपने लिए नहीं, अपनी आवाम के लिए सोचते हाँ। हैं। तो जब ये आवाम इनसे इंस्पायर होती है, इनको वोटिंग करती है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है देख कर। अब देखिए ना, तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर, बहुत थर्ड बड़ी टाइम। बात है, बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है ये कि थर्ड टाइम भी वही मतलब मोदी जी आ रहे हैं पीएम बनकर। बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन लोगों ने मतलब लोगों को इतना इंस्पायर किया है, हर चीज़ की सहूलतें दी। तो जाहिर सी बात है आवाम यही चाहेगी कि हम ज़िंदगी जिए, गुजारे बिल्कुल, नहीं, बस बिल्कुल। मरने का वेट ना करें, ज़िंदगी गुजारें, बल्कि हम ये दुआ करें कि यार हमें और भी लंबी ज़िंदगी मिले, इस तरह से जीने का। अच्छा, अहमदाबाद भी तरक्की कर रहा है। अच्छा, गुजरात वालों की एक और बात कि बिजनेस माइंड के लोग हैं। बिजनेस ये बहुत बड़ी जॉब बात वाला नहीं, बिजनेस करना है, छोटा भी करना है, अपना आउटलेट बनाना है, अपनी शॉप बनानी है, अपना ब्रांड बनाना है। अपने नाम से अपना ब्रांड बनाना बिल्कुल। है। तो गुजरातियों की या मारवाड़ियों की ये सोच कही जाती है कि बड़े पैसे वाले भी होते हैं बिजनेस की वजह से। जॉब माइंडसेट आपको ज़िंदगी भर लिमिटेड रखता है और बिजनेस छोटा सा भी आपको ग्रोथ करता है। करता है ऐसा ही। और एंड में जलेबी फाफड़ा, क्या बोलेंगे आप? वो इनकी बड़ी मशहूर चीज़ है। हाँ, जलेबी फाफड़ा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती थी। हाँ, उसमें अभी तक देखती हूँ मैं तो। अच्छा। उसमें जेठालाल का तो फेमस है और तारक मेहता को कराते करेंगे तो फिर हाँ, उनका कोई इशू है ना कोई। हाँ, वो डाइट है ना, उनकी बीवी उनको डाइट करवाती है। नहीं नहीं, वो जो असल तारक मेहता ड्रामे में वो आउट हो गया ना, उनका कोई झगड़ा हो गया, कोई और आ गया उनकी हाँ, जगह। उनकी जगह कोई और आ गया। अच्छा, मैं तब सुन रहा था, कोई वीडियोस आई थी कि मतलब अब इनके आपस में क्लैश हो गए हैं। ये भी चली गई हैं। जो मतलब काफी लोग चले नहीं नहीं, गए। जेठालाल की जो वाइफ थी हाँ, वो भी, दया चली गई। दया का भी कोई झगड़ा हुआ है ना। पता नहीं। बेटी का बताया था कि बेटी हुई है उसकी, इस वजह से। नहीं नहीं, झगड़ा हुआ मैंने सुना है कोई, मतलब प्रोडक्शन हाउस में कोई जैसे इशू है। खैर बहरहाल वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन गुजराती बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत मीठे लोग होते बहुत मीठे लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंड के लोग होते हैं, अपने आप में रहते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। लड़ाई झगड़े से तो इसी वजह से वो कामयाब है और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मोदी जी भी गुजराती हैं, क्या बात है, ये तो कायद बहुत आजम बड़ी भी बात है। गुजराती थे। कायद आजम को मैं बहुत मिस करती हूँ। कायद आजम कहाँ है यहाँ, बहुत मिस करती हूँ कायद आजम। कहाँ मिलेंगी अब आप उनसे? वाकई दिल करता है मिलूं। हाँ, मेरा दिल करता है बहुत। उन्होंने भी हमें जैसे इंस्पायर बहुत किया कायद आजम। बहुत अच्छी बात है। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।